हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अमेरिकन बहू। अपने गोरे चिट्टे हाथों को जोड़कर, बिलौरी आंखों में मुस्कान का जादू भरकर, सुनहरी पलकों को हौले से झुकाकर जब उसने कहा नेमेस्टे मैमी जी, तो सुजाता का मन बल्लियों उछलने लगा। उनके दिलों की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो क्षण भर के लिए भूल गई कि वो अनुपम सुंदरी केवल लैपटॉप के स्काइप के चमत्कार से प्रकट होने वाली एक छवि थी, जिससे वो अपने बेटे राहुल से बहुत अनुनय विनय करने और अपने पति कुमार साहब के बहुत समझाने बुझाने पर बात करने को तैयार हुई थी। पर उसकी एक शर्माती हुई नेमेस्टे ने उनका सारा संताप, सारे गिले शिकवे धोकर रख दिए। काश वो हार्ड मांस की काया में उनके सामने रही होती तो वो उसे अपने अंक में भर लेती। अपनी दोनों हथेलियों को मोड़कर अपने कानों के ऊपर घुमाकर उसकी वैसे ही बलाइयां लेती जैसे कुमार साहब की माता जी यानी उनकी अपनी सास ने 32 वर्ष पहले उनकी ली थी। वो क्षण उनकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। जब तेल के भरे हुए कटोरे को लजाते लजाते ठोकर लगाकर उलटने के बाद उन्होंने कुमार परिवार के घर की देहरी के अंदर प्रवेश किया था, उन्हें रोमांच सा हो आया। लगा जैसे उनके घर के सामने लगे छोटे से लॉन के टुकड़े पर स्वर्ण उतर आया और पृष्ठभूमि में कहीं शहनाई के स्वर गूंजने लगे। वो इतना भाव विवल हो गई कि उसकी मुस्कुराती हुई, मनुहार करती हुई मुद्रा में की गई नेमेस्टे के उत्तर में दो वचन भी नहीं निकल सके। वो मुग्ध होकर लैपटॉप की स्क्रीन पर उसके अप्रतिम सौंदर्य को निहारती रह गई। कुमार साहब को, जो सुजाता के बाद स्काइप पर उससे बात करने के लिए अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में अपने स्टडी टेबल के पास ही खड़े हुए थे, आगे बढ़कर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वो अभी भी उनके उत्तर की प्रतीक्षा वाली मुद्रा बनाए हुए मुस्कुराए चली जा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी विवलता से उबरकर भावातिरेक से रुद्ध हो आए गले को साफ करते हुए कह पाई, खुश रहो बेटी, जुग जुग जियो। कुमार साहब को पूरी स्थिति अपने काबू में लाने के लिए एक बार फिर से हस्तक्षेप करना पड़ गया। स्काइप की तरह मुखातिब होकर वो बोले, हाय मीरा, आई एम राहुल्स डैड। हिज मॉम इज टू ओवरवेल्म्ड बट शी जस्ट विश यू अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ। इस बार कुमार साहब को ऐसा अप्रत्याशित उत्तर मिला कि उन्हें भी संभलने में 2 क्षण लग गए। लैपटॉप की स्क्रीन पर मुस्कुराती हुई लड़की, जिसे उन्होंने मीर कहकर संबोधित किया, ने उत्तर दिया, यस डैड, मैं समझ गई। राहुल से दोस्ती हुए 6 महीने हो गए। शादी का फैसला हमने 3 महीने पहले किया था। तभी मैंने हिंदी भाषा सीखने की क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। अब मैं हिंदी समझ लेती हूँ। बोलने का अभ्यास कर रही थी कि जब राहुल आपसे और माँ से बात कराएगा तो हिंदी में ही बात करूँगी। वैसे मुझे मालूम है कि आप दोनों इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मुझे आपसे प्यार है और हिंदी से भी बहुत प्यार है। फिर तो बातों का झरना झरझर करता हुआ बह निकला। टूटी फूटी हिंदी में वो जो बोली, दोनों अच्छी तरह समझ गए। सुजाता ने 2-4 क्षणों में ही सहज होकर मीरा से बातें शुरू कर दी, और एक बार बातें शुरू हुई तो लगा कि उनका अंत ही नहीं होगा। हाँ, ये बहुत जल्द पता चल गया कि मीरा को हिंदी अभी बहुत पुख्ता नहीं हुई है। त और द जैसी कोमल ध्वनियों का उच्चारण अभी उसके बस का नहीं था, पर ट और ड की किसी धातु जैसी खनकती ध्वनि से सजी उसकी हिंदी राहुल के लिए और सुदूर भारत में उसकी राह तकते हुए राहुल के अधेड़ माँ बाप के लिए कोमलता और स्नेह के रस में बहुत मृदु और मधुर हो गई लगती थी। सुजाता के लिए इंग्लिश कोई पराई भाषा नहीं थी। अब से 4 दशक पहले भी उन्होंने इंग्लिश माध्यम से ही कॉलेज में पढ़ाई की थी और इंग्लिश विषय लेकर ही बीए भी किया था। बात करते हुए जब भी मीरा किसी इंग्लिश शब्द के लिए सही हिंदी शब्द की तलाश करती हुई अटकी, तो वो तुरंत उसकी कठिनाई दूर करने के लिए या तो उचित शब्द सुझा पाई या फिर स्वयं हिंदी छोड़कर इंग्लिश में ही बात करने लगती। होने वाली सास और बहू के बीच दोनों भाषाओं की एक लड़ी सी गुंद गई। सुजाता की इंग्लिश मीरा की हिंदी से कहीं अधिक सशक्त निकली।
पर हिंदी के प्रति मीरा का अनुराग तो आइसबर्ग के दिखाई देने वाले एक छोटे से टुकड़े भर निकला। बहुत जल्द ये स्पष्ट हो गया कि उसकी भारत और उनके पूरे परिवार में गहरी रुचि थी, जो राहुल के प्रति उसके प्यार का महज प्रतीक नहीं बल्कि अपनी असली वजह थी। प्यार बहुत कुछ नया करने को प्रेरित करता है और इसीलिए मीरा ने भारत के बारे में भी बहुत कुछ जाना और राहुल के सगे संबंधियों के बारे में भी। मीरा का झुकाव ही उसे विशाल आइसबर्ग की सतह के नीचे छिपा हुआ विशाल हिमखंड था। सुजाता ने मीरा से जितनी देर बात की उसमें पूरे समय स्पष्ट होता रहा कि भारतीय जीवन शैली और भारतीय संस्कृति में उसकी गहरी रुचि महज राहुल की मां को खुश करने के लिए एक दिखावा भर नहीं था। सुजाता को मीरा से बात करते हुए ऐसा महसूस होने लगा कि उनके मन के ऊपर लदा एक बड़ा भारी बोझ हटता जा रहा था, जैसे कोई जकड़ी हुई गांठ धीरे धीरे अपने आप खुलती जा रही थी। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। कुमार भी मीरा से बात करने के लिए उतने ही बेचैन थे, पर सुजाता के मन में जितनी ग्रंथियां राहुल के एक अनजान अमेरिकन लड़की के प्रेम पाश में बन जाने को लेकर थीं, जितने अज्ञात संकटों से वो पिछले कुछ महीनों से घिरी हुई महसूस कर रही थी, वैसा कुछ कुमार के दिलो दिमाग पर नहीं गुजरा था। उनके दृष्टिकोण में अपनी पत्नी की अपेक्षा कहीं अधिक खुलापन था। ये तो सच था कि राहुल जाने माने भारतीय परिवेश वाली किसी लड़की को अपनी पसंद कहकर उनसे मिलवाता तो उन्हें कहीं अधिक खुशी होती, पर इसके बजाय राहुल से एक अमेरिकन लड़की का परिचय इस सूचना के साथ मिला कि वो उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। फिर भी उन्होंने राहुल से इस विषय में उसका पहले संकेत पाने के बाद से अब तक कभी खुलकर अपनी असहमति नहीं जाहिर की थी। कारण स्पष्ट था, भारत में ही राहुल की पीढ़ी की लड़कियों में अब उन्हें भारतीयता के लक्षण कम दिखाई पड़ने लगे थे। विशेषकर जिस आर्थिक व सामाजिक वर्ग के वो थे, उसमें लड़कियों के अभिभावक लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर तो मानते नहीं थे। इसीलिए यदि नई पीढ़ी के लड़के बहुत उन्मुक्त व्यवहार और खुली सोच के सांचे में ढल गए थे, तो लड़कियां किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में उनसे पीछे रहने को तैयार नहीं थीं। लड़के हों या लड़कियां, जीन्स अब पूरी नई पीढ़ी की यूनिफॉर्म बन चुकी थी और लड़कियां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, मेडिसिन आदि किसी भी प्रोफेशनल पढ़ाई के क्षेत्र से लेकर खेलकूद आदि में भी उतनी ही प्रतिभा का परिचय दे रही थी जितना कि लड़के। उनके अनेक परिचितों और मित्रों की बेटियां उनकी बेटी की तरह ही विदेशों में ऊंची शिक्षा लेकर अकेले रहकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही थीं। इसीलिए कुमार साहब के मन में अपनी होने वाली बहू को लेकर कोई विशेष पूर्वाग्रह नहीं था। जिस दिन राहुल आईआईटी से बीटेक करने के बाद अमेरिका के एक कॉलेज में एमबीए करने के लिए एक सशक्त छात्रवृत्ति पाकर अपनी मां के चेहरे को आंसुओं से भिगोकर और गर्व से अपने माँ बाप दोनों की उदास आंखों में चमक भर के गया था, उसी दिन कुमार साहब को आभास हो गया कि अब तो राहुल की भैंस गई पानी में। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही किसी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाने के बाद राहुल वहीं का होकर रह जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना थी। पर कुमार का दृष्टिकोण इस मामले में बड़ा उदार था। राहुल जहां रहे खुश रहे, उन्हें और क्या चाहिए। रहा सवाल उसका किसी अमेरिकन या चीनी, जर्मन या कोरियन लड़की के प्रेम पाश में बंधकर उससे विवाह करने का, तो देर सवेर राहुल का ग्रीन कार्ड से अमेरिकी नागरिकता की तरफ छलांग लगाना लगभग निश्चित सा दिख रहा था। जब कोविड के दिनों में उसका वापस भारत आना असंभव सा लगने लगा था, और तब जब स्वयं भारत में ही लड़के लड़कियां सभी आधे अमेरिकन बन चुके थे, तो फिर क्या फर्क पड़ता था यदि राहुल भी किसी अमेरिकन लड़की को उनकी बहू बनाना चाहे। आखिर उन्हें भी तो किसी ऐसी बहू की तलाश नहीं थी जो सासू माँ के पैर दबाते दबाते रात को सोए और सुबह सवेरे आकर उनका चरण स्पर्श करे। राहुल के साथ जो अमेरिका में सहज होकर रह सके, उसके जीवन के हर कार्यकलाप में जो पूरी तरह से उसका साथ निभा सके। वो लड़की भारतीय मूल की हो या ना हो, जब उसकी भारत में आकर रहने की संभावना ही बहुत कम हो तो क्या फर्क पड़ता है।
पर सुजाता का दृष्टिकोण बहुत सी गुत्थियों में उलझा हुआ था। उनकी सासू जी ने आरंभिक प्यार दुलार के बाद उन्हें एक कुशल गृहिणी बनाने के लिए न जाने कितनी छोटे छोटे नुस्खे दिए थे। कुमार के पसंद के खाने की कितनी ही डिशेस उन्होंने अपनी सासू जी से ही सीखी थी। होली, दिवाली आदि त्योहार मूल रूप से तो लगभग सभी लोग एक ढंग से ही मनाते हैं, पर उसके लिए भी हर परिवार के कुछ विशेष तौर तरीके होते हैं। हर एक में कुछ विशेष व्यंजन बनते हैं। एक छोटी सी चीज गुजिया को ही ले लो। होली में आमतौर पर सभी घरों में गुजिया बनती है, पर उसके अंदर अलग और विशेष पहचान बना लेता है। ये तो कुमार की नौकरी, उसकी मजबूरी थी, जिसके चलते सासू जी उनके साथ शहर शहर घूमने के लिए तैयार नहीं हुई। पर जब भी संभव हो सका, सुजाता ने कुमार परिवार के सारे विशिष्ट तौर तरीके अपनी सासू जी से खुशी से सीखे। वास्तव में इतना कुछ विशेष अंतर्विवाह के बाद महसूस भी नहीं हुआ था। एक नए परिवार में आकर भी सुजाता का व्यवहार उस उच्च मध्य वर्गीय परिवार के लिए था, जिससे उन्हें विवाह होने तक विदेशी तौर तरीकों और भारतीय तौर तरीकों की एक अद्भुत गंगा जमुनी विरासत में मिली थी। एक निहायत पारंपरिक तरीके से तलाशने के बाद एक संभ्रांत परिवार के इंजीनियर लड़के से विवाह हो जाने के बाद उन्होंने ससुराल में आकर सब कुछ पहले जैसा ही लगा था। ससुराल के तौर तरीके, अंधविश्वासी परंपराएं, आस्थाएं बिल्कुल वही थे जो उन्हें अपने मायके में विरासत में मिले थे। अपने इकलौते बेटे राहुल को भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल जाने के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके परिवार की अगली पीढ़ी की धारा भी उसी दिशा में अविरल बहती रहेगी, जिसे उन्होंने अपने और अपनों की सहज दिशा मानकर कभी कुछ हटकर सोचा भी नहीं था। पर कुमार उन्हें ये समझाने से कभी चूकते नहीं थे कि राहुल से उन्हें परिवार की सभी अंधविश्वास भरी परंपराओं का पालन करने की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। अभी तक तो उसका बचपन था, पर अब बड़ा होकर वो बहुत कुछ अपने मन की करना चाहेगा। उसकी पसंद नापसंद के ऊपर उन दोनों का हावी होना सरासर गलत होगा। सुजाता भी पढ़ी लिखी आधुनिक विचारधारा वाली माँ थी और कुमार साहब से उसकी कोई असहमति नहीं थी। पर राहुल के विवाह की बात मन में आते ही उसके विचार एकदम परंपरावादी हो जाते थे। बस एक ही अभिलाषा उसकी थी, बहू अपनी पसंद की लाए। कुमार इस बात पर उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। मौका मिलते ही कहते थे कि पता नहीं क्यों तुम महिलाओं की इच्छा बनी रहती है कि अपने पति ही नहीं, अपने बेटे के ऊपर भी पूरा कब्जा बना रहे। अरे, अपनी जीवन संगिनी को लेकर खुद उसी को सारे सपने बुनने दो ना। जैसी भी चाहेगा लाएगा। जीवन तो उन दोनों को साथ बिताना है। हमारा साथ कौन सा सदा बना रहेगा। उनकी बातों से सहमत होकर भी उसका मन एक अनजान डर से घबराया रहता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने तक भी राहुल ने जब किसी विदेशी लड़की की तरफ झुकाव होने का कोई संकेत नहीं दिया, तो उन्हें महसूस होने लगा कि खतरा लगभग टल गया था। पर उसके बाद एमबीए करने के लिए अमेरिका जाने के बाद से उनके ऊपर यह भय पूरी तरह से हावी हो गया था कि अब राहुल उनके हाथ से गया। राहुल पढ़ाई पूरी करके अमेरिका में ही बहुत ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी भी करने लगा। पर शादी की बात सुजाता ने उससे जब भी छेड़ी वो टाल गया। अंत में हुआ वही जिसका डर उन्हें पूरे 3 सालों से सता रहा था। कोविड के दिनों में वो उसके अभाव को झेलते रहे। गनीमत ये रही कि ना कुमार, ना सुजाता और ना ही राहुल कोविड की चपेट में आए। राहुल उनके मन के हर कोने में छिपी भावनाओं से परिचित था। इतना समझाना उसके लिए कठिन नहीं था कि माँ को जानकर कितना आघात लगेगा कि वो एक अमेरिकन युवती से विवाह करना चाहता था। इस खुशखबरी को डैडी को देने में ही समझदारी होगी। यही उसने किया भी। पिता की खुली सोच से वो परिचित था ही। कुमार उसकी अकादमिक सफलताओं के कारण हमेशा से उस पर गर्व करते थे। अपने विषय में जो भी निर्णय लेगा वो बहुत सोच समझ कर ही लेगा, इसका उन्हें भरोसा था। और राहुल को डैडी पर। इसीलिए माँ को पहले ये खबर देने के लिए, फिर समझा बुझाकर राजी कर लेने के लिए उसने डैडी का ही सहारा लिया। एक दिन देर रात तक फोन पर उसने विस्तार में पिता को बताया कि कैसे एक पार्टी में मीरा से उसकी मुलाकात हुई थी।
मीरा ने कॉलेज में भारतीय इतिहास और संस्कृति विषय पर एक कोर्स किया था और इसके बाद भारत में उसकी रुचि बढ़ती गई थी। ये रुचि केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रही। उसे हिंदू वर्ण व्यवस्था की खामियों, दान पुण्य के ढकोसलों की भी पूरी जानकारी थी। ऑफिस की एक पार्टी में भारत के प्रति उसका ये झुकाव ही उसे राहुल के इतना करीब ले आया था। जोर जोर से बज रहे संगीत के माहौल में चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने एक दूसरे को अपना नाम बताया था। जब उसका नाम मीरा लेकर मुस्कुराते हुए राहुल ने कहा था कि ये तो एक विशुद्ध भारतीय नाम है, तो उसने हंसकर कहा था, आई नो, बट राहुल, डोंट यू इमेजिन यू आर कृष्णा, यू बेटर रिमेन राहुल। राहुल ने जोरदार ठहाका तो लगाया था, पर साथ ही उसकी भारत के विषय में इतनी जानकारी देखकर बेहद प्रभावित भी हुआ था। इसके बाद पार्टी के शोरगुल से ऊपर उठकर सुकून से बातें कर पाए, इसके लिए वो टेरेस पर आ गए थे। वहां मीरा देर तक उससे भारत के विषय में बहुत सारी बातें पूछती रही। उसने राहुल को ये भी बताया कि उसके नाम का सही उच्चारण अमेरिकन ढंग से तो मायरा होना चाहिए था, पर जब किसी से मीरा के कृष्ण प्रेम के बारे में सुनकर उसने उनके बारे में विस्तार से पढ़ा, तभी से उसने अपने नाम का भारतीय उच्चारण मीरा ही अपना लिया था। उस पार्टी के बाद राहुल और मीरा की मुलाकातें अक्सर होने लगी थी। दोनों का एक ही कंपनी में कार्यरत होना इसमें बड़ा सहायक सिद्ध हुआ था। मीरा पढ़ाई, प्रशिक्षण और व्यवसाय से तो इंजीनियर थी, पर भारतीय इतिहास और दर्शन में उसकी रुचि इतनी गहरी थी कि उसके प्रश्नों के उत्तर दे पाने के लिए राहुल को खुद अपने देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। पर इसका ये अर्थ नहीं कि राहुल और मीरा अपना जीवन गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों की तरह बिताना चाहते थे। पार्टी, पब, सैर सपाटा भी उनकी फितरत में था। मीरा के दादा स्वीडन से आकर अमेरिका में बस गए थे। मीरा अच्छे कद काठी की, छरहरी चमकती आंखों और सुनहरे बालों की वजह से स्वीडिश युवती की तरह दिखती थी। गोरी त्वचा के प्रति एक आम भारतीय की स्वाभाविक कमजोरी राहुल में थी ही। ऊपर से सुंदरता के हर मानदंड पर मीरा पूरी तरह से खरी उतरती थी। उधर भारतीय प्रोफेशनल्स के अमेरिका में बढ़ते हुए दबदबे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उनकी कार्यनिष्ठा और जिम्मेदारी की बढ़ती हुई इज्जत के चलते राहुल भी मीरा के लिए एक बेहद आकर्षक नवयुवक था। सबसे अच्छा ये था कि मीरा को भारत में दिलचस्पी थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से आग बराबर लगी और 3 महीने बीतते बीतते मीरा की तरफ से राहुल को अपने दादाजी के घर पर आने का बुलावा भी मिल गया। उसके अपने पिता तो उसकी मां को तलाक देने के बाद अपनी दूसरी पत्नी को भी त्याग कर तीसरी के साथ ब्याह रच चुके थे और उसकी मां अपने दूसरे पति के साथ उसके टेक्सास स्थित रैंच पर रहने चली गई थी। पर मीरा के दादा और दादी 50 सालों से भी अधिक पुराने अपने विवाहित जीवन की आदर्श मिसाल कायम करते हुए न्यू जर्सी के एक उपनगर में रहते थे। मीरा दादा दादी की बहुत प्यारी पोती थी। राहुल उनसे मिलने गया तो वो इतने प्यार से उससे मिले कि उसे अपने बचपन की याद आ गई। उसके बाद अधिक समय नहीं लगा था राहुल को यह निर्णय लेने में कि वही इस अमेरिकन मीरा का कृष्ण था। पर अपनी मम्मी को मीरा के विषय में आश्वस्त कर पाना उसके लिए टेढ़ी खीर था। एक समझदार और प्रतिभाशाली बेटे की हर इच्छा पर कुर्बान होने वाले कुमार ने तो पहले राहुल को समझाया कि माँ को खुश देखना है तो वो किसी भारतीय लड़की का चुनाव करे। पर एक तो राहुल की अपनी इच्छा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। ऊपर से स्वीडिश रक्त वाली इस अमेरिकन लड़की के भारत के बारे में अद्भुत बातें सुन सुनकर वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने सुजाता को राजी करने की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने राहुल को आश्वस्त कर दिया कि वो मीरा से विवाह कर पाएगा। उन्हें पता था कि सुजाता को राजी करने में सबसे अधिक आसानी होगी मीरा की इस ख्वाहिश से कि वो भारत आकर परंपरागत ढंग से भारतीय शादी रचाना चाहती थी। मीरा के भारतीयता के प्रति रुचि का विस्तार में खाका खींचने के बाद जब अंत में उसकी इस ख्वाहिश का जिक्र कुमार ने किया तो सुजाता के मन में जैसे सैकड़ों मन का बोझ हट गया। अपनी कूटनीतिक सफलता का जश्न मनाने के अंदाज में कुमार ने फिर राहुल को स्काइप पर बुलाकर माँ का स्नेह भी दिला दिया। इसी के अगले दिन राहुल ने माँ को फिर लैपटॉप के सामने खड़ा कर दिया। फिर उस खूबसूरत स्वीडिश अमेरिकन युवती ने
जब मुस्कुराकर नमस्ते मम्मी जी कहा तो सुजाता का वात्सल्य खुशी के आंसू में बदलकर उनकी आंखों में बह निकला। उस पहली मुलाकात के बाद तो समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। ये तय हो गया कि मीरा और राहुल दोनों साल के अंत में भारत आ जाएंगे और उसी सप्ताह में बाजे गाजे धूम धड़ाके के साथ उनकी पहले तो कानून के अनुसार शादी होगी, फिर भारतीय रीति रिवाजों के बीच लहंगे और शेरवानी में हंसी मजाक व नाच गाना होगा। शादी के बाद एक सप्ताह और भारत में बिताकर वो वापस जाएंगे। हनीमून मनाने के लिए मीरा के ही आग्रह पर उदयपुर की झाल के बीच खड़े भव्य और सबसे महंगे होटल में कमरा बुक करा दिया गया। मीरा के पिता या दादाजी नहीं आ सके तो कुमार साहब के सबसे घनिष्ठ मित्र को ये किरदार निभाने के लिए कह दिया गया। ग्रैंड इंडियन वेडिंग हो, ये सास बहू दोनों की हार्दिक इच्छा थी। सास की तमन्ना थी कि दूर दूर से इकट्ठा हुए सारे रिश्तेदारों को अमेरिकन बहू के शुद्ध भारतीय संस्कार देखकर गर्व हो। सुजाता को विश्वास था कि खुशी के इस मौके पर उनके कुछ रिश्तेदार जो छोटे और मंझले शहरों से आने वाले थे कोई कोताही नहीं करेंगे। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि वो अपनी अमेरिकन बहू के भारतीय ढंग दिखाकर सबको चमत्कृत कर देंगी, सबके मुंह बंद करा देंगी। उसके बाद से ही स्काइप की सारी मुलाकातें मीरा के पूर्ण भारतीयता में खर्च होने लगीं। भारतीयता के रंग में पूरी तरह रंग जाने की मीरा की व्याकुलता का नतीजा था या सुजाता के निश्चय का, ये कहना तो मुश्किल है। पर पहली बार बात होने से लेकर शादी तक के 3 महीनों में ही सुजाता ने क्या कुछ नहीं सिखा दिया मीरा को। उसका नमस्ते का उच्चारण देखते देखते नमस्ते में बदल गया। उससे भी एक कदम आगे बढ़कर बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना उसे आ गया। उसे पालथी मारकर फर्श पर बैठने में कोई कष्ट नहीं होता था। घर के किन कमरों में जूते पहनकर आ सकते थे और किन में नहीं, ये बारीकियां भी वो जान गई थी। बड़ों को संबोधित करने के नाम के आगे जी जोड़ना उसे आ गया था। केवल अंकल या आंटी नाम की लाठी से सारे चाचा मामा मौसा और बुआ मौसी चाची आदि को हाँकने के बजाय उन उलझे रिश्तेदारों के अनोखे नामों को भी वो समझ गई। लोकप्रिय हिंदी गाने भी उसने सीख लिए और उसी के साथ ये भी समझ गई कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए वाला गीत। साड़ी को उसने जितना खूबसूरत परिधान समझा था उतना ही टेढ़ा काम उसे पहनना और संभालना होगा, इसका उसे लेश मात्र भी अंदाजा नहीं था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि कम से कम शादी के दिनों में भारत में ये भारतीय कपड़े ही पहने, पर डर लगता था साड़ी से। सुजाता ने उसे आश्वस्त कर दिया कि विवाह के अवसर पर वो लहंगा चोली पहनकर और अन्य दिन शानदार कशीदारी वाले सलवार सूट की मदद से वो अपना शौक पूरा कर सकेगी। एक आध बार वो साड़ी स्वयं उसे पहना देगी। अब इससे अधिक विस्तार में जाना तो यहाँ संभव नहीं होगा। इतना कहना काफी होगा कि जिस दिन एयरपोर्ट से होटल पहुंचने पर चूड़ीदार कमीज में सजी हुई सुजाता का उन्होंने अपने चरणों में झुकने के बाद अपने अंक में भरकर स्वागत किया, उसको देखकर सारे चुहल करने लगे। उपस्थित रिश्तेदारों के मुंह और आश्चर्य और प्रशंसा से खुले के खुले रह गए। उसे होटल में ठहराने का और विवाह की रस्म होने के बाद ही अपने घर लाने के निर्णय ने बहुतों का मुंह बंद कर दिया था। मीरा के छोटे से छोटे हाव भाव में वो सब उसके विदेशीपन की सनक ढूंढ रहे थे, पर बाहरी सुजाता की ट्रेनिंग की सभी चकित थे। राहुल के रिश्ते की बहनें तो बस मीरा पर इम्प्रेस हुई जा रही थी और सुजाता की आंखों में इतना गर्व भरा हुआ था जैसे चुनौती देकर सबसे पूछ रही हो कि ला सकते हो मेरे लिए, मेरे राहुल के लिए इससे बेहतर भारतीय बहू। फिर शादी भी हुई और वैसे ही धूम धड़ाके से जैसी करने की सुजाता ने ठानी थी, जो मीरा के सपनों में थी। इवेंट मैनेजमेंट वालों को सौंप देने और इकलौते बेटे की शादी के जोश से भरपूर कुमार दंपत्ति को दिल खोलकर खर्च करने का मन बना लेने के बाद कमी किस चीज़ की थी कि वो एक यादगार शादी न बन जाए। पर असल में वो शादी यादगार बनी तो एक ऐसी अनहोनी घटना के बाद जो शादी के अगले दिन घटी। अगले दिन कोई औपचारिक मेहमान नहीं थे, केवल अपने शहर के निकट संबंधियों और बाहर से आए हुए संबंधियों की
घरेलू महफिल में मुंह दिखाई की रस्म आयोजित की गई। बहू को उस दिन सुजाता ने अपने हाथों से साड़ी पहनाई। मीरा इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि क्या साड़ी अपनी जगह पर टिकी रह सकेगी, पर सुजाता ने ढेरों पिनों और क्लिपों की सहायता से साड़ी को बांधा। मीरा को दिलासा इस बात से भी मिली कि आज उसे चलना फिरना नहीं था, केवल बैठे रहना था। एक्सरसाइज की अभ्यस्त मीरा को उसमें कोई परेशानी नहीं थी। सारे रिश्तेदारों से उसने पिछली संध्या को काफी अपनेपन और बेतकल्लुफी से बातचीत की थी, पर इस समय उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा उसके माथे पर खींचकर छोटे से घूंघट का आभास दे दिया गया था। उसे समझा दिया गया था कि वो सारे रिश्तेदार जो कल शाम उससे आराम से बातें कर चुके थे और बड़े शौक से उसके और राहुल के साथ फोटो भी खिंचवा चुके थे, एक बार फिर औपचारिक ढंग से उससे रूबरू होंगे और उसे अपनी तरफ से आशीर्वाद और भेंट देंगे। इसके साथ ही वो भी बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करेगी। रस्म का प्रारंभ कुमार साहब की चाची जी से हुआ, जो परिवार की सबसे वयोवृद्ध सदस्य थी। फिर आए अन्य दो और वृद्ध रिश्तेदार, जिनका परिचय बहू को दिया गया। अमेरिकन बहू ने बेहद शालीनता से उन सबको अपना सुंदर मुखड़ा पलके झुकाए हुए ही दिखाया और सबकी भेंट खुशी खुशी स्वीकार की। सबसे आखिर में जब कुमार साहब और सुजाता ने प्यार से उसे स्नेह और ममता भरी निगाहों से देखा तो वो भावुक हो उठी। अपनी भेंट वाला गहनों का सेट खोलकर सुजाता ने मीरा के सामने किया तो भावातिरेक से उसकी आंखें गीली हो गईं। इसके बाद कुमार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, वी हैव चूजन इट बिकॉज द एमरेल्ड परफेक्टली मैचेस द कलर ऑफ योर आईज। हमने इसीलिए इसे तुम्हारे लिए चुना है क्योंकि इसके पन्नों का रंग बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसा है। अब तो मीरा बिल्कुल ही अपनी सुध-बुध खो बैठी। सुजाता के सिखाए हुए सारे पाठ भूल गई। भारतीय दुल्हन की संस्कार प्रदत्त सीमाएं एक हद तक ही तो वो भोली अमेरिकन बहू ग्रहण कर पाई थी। एक झटके के साथ वो उठी। ससुर जी को अपने आगोश में बांधते हुए भाव विभोर होकर उसने कहा, ओ डैडी, आई लव यू, और कुमार साहब के शर्म से लाल होते हुए गाल पर झट से एक चुम्बन जड़ दिया। परिवार के निकट संबंधियों की उस बैठक को अचानक जैसे सांप सूंघ गया। सारे लोग हक्के बक्के रह गए। कुमार साहब के गाल लाल होकर अपनी अमेरिकन बहू के गालों के रंग से प्रतिस्पर्धा करने लगे। सुजाता के मुंह से एक लंबी सी हाय निकल गई। क्षण भर तक सन्नाटा सा छाया रहा। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई काकी दादी की पोपली आवाज सुनाई पड़ी, बहू सुजाता, अरे तुमने तो शेर को सब कुछ सिखाया, बस पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। चलो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी हमारी अमेरिकन बहू। इसके बाद राहुल की चचेरी बहन हंसी दबाते दबाते दुपट्टे से अपना मुंह बंद करके वहां से भागी। इसके बाद सारे लोगों ने धीरे धीरे हंसना शुरू किया। फिर तो कई लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अमेरिकन बहू कुछ देर तक तो बिल्कुल स्तब्ध रही। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। फिर माथे पर आगे सरक आए घूंघट को थोड़ा पीछे सरकाती हुई वो भी सबके हंसने में खुले दिल से शामिल हो गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।